नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 साल भारत समेत पूरी दुनिया पर पहले के समान रहे। इन 2 सालों में लोगों ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट देखा और कोरोना के कहर के चलते कितने लोग बेहद कम उम्र में समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। संकट की इस घड़ी में जब चारों तरफ हाहाकार मचा था, तब कुछ लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा और इलाज कर रहे थे। ये थे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और जिन्होंने बिना जान की परवाह किए कोरोना से जंग लड़ी। और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो पर्दे के पीछे से इंसानियत की मदद कर रहे थे। इन्हीं में से एक नाम है मैनकाइंड फार्मा का। अपने नाम को सार्थक करते हुए मैनकाइंड फार्मा ने हर संभव तरीके से कोरोना काल में मदद की। मैनकाइंड फार्मा की मदद के चलते हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स की लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। साल 2020 से साल 2021 की बात करें तो कोरोना की पहली लहर के दौरान मैनकाइंड फार्मा ने 130 करोड़ रुपए इस महामारी से जंग के लिए अलग अलग जगहों पर डोनेट किए थे और इसमें 51 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए। देश की अलग अलग राज्य सरकारों को पीपीई किट और दवाएं दान की गई। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों लोगों को राशन देकर उनकी मदद की गई। पहली लाइन में खड़े होकर कोरोना से लोहा ले रहे योद्धाओं के हौसले को भी मैनकाइंड फार्मा ने झुकने नहीं दिया। कोरोना काल में शहीद 296 पुलिस परिवारों को लगभग 10 करोड़ और 200 शहीदों डॉक्टरों के परिवार के लिए 10 करोड़ का दान भी दिया था। और पिछले साल असम और बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ भी आफत बनकर आई थी। इससे निपटने के लिए भी मैनकाइंड फार्मा ने हाथ बढ़ाया और असम सरकार और बिहार सरकार को बाढ़ राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए का दान दिया था। अब वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा, और वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश किया और आज एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, और जिसके बाद इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और वहीं लोकसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है और लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सदन को 11:45 बजे तक स्थगित किया गया। और इससे पहले कल भी पेगासस जासूसी मामले, 3 केंद्रीय कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया था और इस बीच 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद भी जब विपक्षी सांसदों का विरोध कम नहीं हुआ, तब इसकी कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के पहले हफ्ते में भी इन मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई ज़्यादातर बाधित रही थी। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से कहा, सरकार आपको जवाब देना चाहती है, लेकिन आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जनता के हित के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आप सरकार को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब वहीं कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद से ही दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा होने लगी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर मुख्य तौर पर कुल 5 राज्य शामिल हैं। कर्नाटक के अलावा इस समय दक्षिण भारत के किसी भी अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल की बात करें तो यहाँ इसी साल हुए विधानसभा चुनावों की कुल 140 सीट में से बीजेपी ने 113 पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।
और वहीं लोकसभा सांसदों की बात करें तो यहां से चुने गए 20 सांसदों में से एक भी बीजेपी से नहीं है। केरल से राज्यसभा में भी भाजपा का कोई सांसद नहीं चुना गया। केरल के राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक की राज्यसभा सीट से बीजेपी सांसद है और उनके अलावा केरल के ही वी मुरलीधरन महाराष्ट्र से और केजे अल्फोंस राजस्थान से राज्यसभा में भाजपा सांसद चुने गए हैं। और वहीं पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह शुरू हो गई है। यहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार से नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस पवित्र सदन में नहीं आऊंगा जब तक कांग्रेस विधायक के हमला करने के आरोपों पर सरकार का बयान सदन में नहीं आ जाता। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर जान से हमला करने का आरोप लगाया था और टीएस सिंहदेव ने कहा जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती या बयान जारी नहीं करती मैं खुद को इस सत्र का हिस्सा बनने के योग्य नहीं पाता और मेरे चरित्र और मेरे परिवार के बारे में सभी जानते हैं। असल राज्य के रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने के इशारे पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में उनके काफिले के एक वाहन पर कथित रूप से हमला किया गया। विधायक सिंह ने कहा था कि उन्होंने बघेल की प्रशंसा की थी और कहा था कि वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह बयान मंत्री सिंहदेव को पसंद नहीं आया और बाद में उनके काफिले पर हमला किया गया और कांग्रेस विधायक ने कहा था कि कथित हमले में 3 लोग थे जिनमें से एक मंत्री सिंहदेव का दूर का रिश्तेदार था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा भी है और इन आरोपों को लेकर सिंहदेव ने कहा था कि उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उनकी छवि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। और वहीं मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला टाल सकती है और इसका आदेश आज या फिर कल में जारी हो सकते हैं और ये प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और वहीं 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया था और प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया और इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले को टाल दिया था और वहीं 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही रखने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा के बाद मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय की विशेष टीम नजर बनाए हुई है। हालांकि हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कल हुई हिंसा के दौरान असम पुलिस के 5 जवान शहीद भी हो गए थे और वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के आला अधिकारी वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वहीं सूत्रों ने बताया है कि कल की घटना के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और दोनों राज्यों की सीमा पर पहुंचे इन अधिकारियों में खुफिया विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल है और संवेदनशील जगहों पर उपयुक्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती भी हो चुकी है। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से
उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक अधिकारी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। और वहीं मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के आरोप भी लगाए, जबकि असम की पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने पथराव किया था और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। और सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनसे अंतर्राज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा है और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया है कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और वहीं अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सीमा विवाद को सुलझाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जिसके 2 दिन बाद ये घटना सामने आई। और असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जबकि मिजोरम में बीजेपी नीति पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। और वहीं आपको बता दें 5 जवान की मौत और 1 नागरिक की मौत में असम ने 3 दिन का शोक का ऐलान किया है। वहीं उज्जैन के विश्व परिषद महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटे के लिए द्वार खोले गए थे, लेकिन सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में इतनी होड़ मच गई कि वो एक दूसरे पर चढ़ गए और मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे तो तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ साथ अंदर घुसने लगे और वहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई और उन्हें काफ़ी चोट भी आई है। और मंदिर को पिछले महीने भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने के सिर्फ उन्हीं को इजाज़त थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की 1 खुराक या फिर 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती थी। और वहीं सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में करीब 3500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाज़त थी। इसके लिए 2-2 घंटों के साथ टाइमिंग स्लॉट बना दिया गया था। इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे, लेकिन उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसे चौहान VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब मंदिर पहुंचे तो उसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति और कठिन हो गई। जिला प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह भी आया था, जिसके बाद कलेक्टर ने रटा रटाया बयान देते हुए कहा था कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देर शाम फिर लापरवाही देखने को मिली और जो कि वीडियो आपके सामने है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी मंदिर में सुबह 6 से 11 बजे के बीच उमा भारती की मौजूदगी में ऐसा ही भयावह माहौल देखने को मिला था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और वहीं लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर पहुंच गए थे। एक दिन पहले ही मंदिर में इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था और वहीं फिर कलेक्टर ने कहा था कि अगले सोमवार के लिए अच्छा प्लान करेंगे। निश्चित रूप से फ्री फॉर ऑल में कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो पाता है। और वहीं कलेक्टर ने भी माना कि एक साथ कई लोगों के आने से गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। और वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए लगभग 2.5 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया था। सरकार ने देश में निर्मित वैक्सीन का 25% इन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया था, लेकिन उसके अपने आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर अपने कोटे में से अब तक सिर्फ 7% टीकाकरण ही कर पाया है। और एक निजी समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान
राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 मई से 15 जुलाई 2021 तक प्राइवेट केंद्रों पर लगभग 7% वैक्सीनेशन हुआ है और इसके बाद से ही कई हेल्थ एक्सपर्ट प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन का 25% कोटा दिए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र से इस कोटे में कमी या पूरी तरह से ख़त्म करने का आग्रह किया है। और वहीं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के डॉक्टर टी सुंदरम के अनुसार केंद्र सरकार प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों पर जोर दे रही है। इतनी कोशिशों के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन बेहद धीमी गति से हो रहा है और इसका कारण ये है कि प्राइवेट अस्पताल के ढांचे के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता, इसलिए यह अस्पताल इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। और वहीं नई दिल्ली में सोमवार को अनलॉक 8 के तहत दिल्ली मेट्रो ट्रेन और दिल्ली डीटीसी बसें 100% सीटिंग की क्षमता के साथ चली। इससे उम्मीद थी कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों मेट्रो और बसों के इंतजार में लोगों की लंबी कतारें देखी गई थी और लोग घंटों के लिए लाइन में खड़े हो रहे थे। ऐसी ही तस्वीरें सोमवार को भी सामने आई हैं और दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। और वहीं दिल्ली मेट्रो की तरफ से शनिवार को जारी बयान में ये घोषणा की गई थी कि सोमवार से लागू नियम के मुताबिक मेट्रो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। हालांकि मेट्रो में किसी को भी खड़े होकर सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले के मुकाबला देखा जाए तो पहले जहां एक कोच में एक सीट छोड़कर ही लोगों को सफ़र करने की अनुमति थी, तो अब हर सीट पर लोग बैठ सकते हैं। इसके बावजूद सोमवार को मेट्रो स्टेशनों के बाहर पहले जितनी उससे भी ज़्यादा लंबी कतारें नजर आई। लोगों की शिकायत है कि कैपेसिटी बढ़ाने से कोई राहत नहीं मिली। पहले जितना ही इंतज़ार अभी भी लोगों को करना पड़ रहा है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार तो नॉर्मल है। और अगर कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं भी नज़र नहीं आई थी। और वहीं बस लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर दिखा। लोगों को इंतज़ार तो मेट्रो के साथ साथ दिल्ली की डीटीसी बस पर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली डीटीसी बस भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही थी, जो कि सोमवार से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई। लेकिन डीटीसी बस में सफ़र करने वालों को इससे कुछ राहत मिली है, जिनका कहना है कि कुछ इंतज़ार कम हो रहा और सभी सीट पर बैठा जा सकता है, इससे भी राहत मिली है। हालांकि कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो बस में सफ़र करने वाले कई लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था। और वहीं भारत में केरल के अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। कोरोना के पिछले हफ्ते के डाटा के बताते हैं कि भारत के कुछ राज्य के जिले में मामले फिर बढ़े हैं, पर पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर 16.2% की वृद्धि दर से कोरोना के मामले पिछले हफ्ते बढ़े और पूर्वोत्तर के 7 में से 4 राज्यों में कोरोना का स्पाइक देखा गया। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते के कोविड पीक के करीब मामले दर्ज किए गए। हालांकि हम इनका केरल में पिछले एक हफ्ते में मिले कोविड के 1.1 लाख मामलों से तुलना नहीं कर सकते, पर पूर्वोत्तर में कोरोना की संक्रमण की वृद्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और वहीं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पिछले एक हफ्ते में 24,632 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और ये पिछले हफ्ते मिले 21,200 मामलों से कई अधिक है। और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जहां इस क्षेत्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। पूर्वोत्तर में 5 हफ्ते पहले 20 से 27 जून के बीच साप्ताहिक मामलों में 14.5% की गिरावट आई थी। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इसकी संख्या में थोड़ा बदलाव आया, पर पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर लगातार बढ़ती चली गई।
पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर 17.3%, 15% और 16.2% की वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। और वहीं पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है और केंद्र सरकार से मसले पर स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की गई। और इससे पहले वकील ML शर्मा और CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फ़ोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे। इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्च स्तरीय अनुमति पर फ़ोन टैपिंग हो सकती थी। किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फ़ोन की टैपिंग हो सकती है और इसे अधिकतम 180 दिन तक जारी रह सकता था। लेकिन स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या मैसेज के जरिए की गई बातचीत के लीक होने को लेकर ये कानून अलग से कुछ नहीं कहता। और वहीं दुनिया में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। इस बीच कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और इन मामलों के तेजी से बढ़ने से चिंता काफ़ी बढ़ गई है। और वहीं माना जा रहा था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन अब ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा है। हाल ही में दुनिया के 10 प्रमुख कोविड-19 विशेषज्ञों ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षा काफ़ी मजबूत है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें इस समय ज़्यादा खतरा बना हुआ है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है और रिपोर्ट के अनुसार पिछले वेरिएंट की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ पूरी तरह से वैक्सीन लगाए गए लोगों को संक्रमित कर सकता है। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।